मेरे साथ मंच पर उपस्थित माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग पार्टी से राजनीतिक दलों से पधारे हुए सभी नेतागण, भारत सरकार के गृह सचिव, अंडमान प्रशासन के मुख्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी, डीजीपी सत्येंद्र गर्ग जी, और आज इस छोटे से मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज जब मैं उपराज्यपाल महोदय के साथ इस सुभाष बोस द्वीप की धरती पर जब कदम रखा, तब मैं बहुत रोमांचित था। और बड़ा स्वाभाविक है रोमांच होना, बड़ा स्वाभाविक है हर्ष आना, बड़ा स्वाभाविक है गर्व होना, क्योंकि सालों से हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे, देश को आजाद कराने की, उसका पूर्ण स्वराज भले 1947 में मिला हो, 15 अगस्त 1947 को, मगर 1943 में भारत का एक हिस्सा भले 2 साल के लिए ही अंग्रेजों की चुंगाल से मुक्त कराने का काम सुभाष बाबू ने किया था, प्रिय नेताजी ने किया था, और ये वही जगह है जिसको अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम। और देश भर के लिए, देश भर के देशभक्तों के लिए, और विशेषकर देश की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनना चाहिए, क्योंकि यही हिस्सा है जहां पहली बार नेताजी ने 2 रात यहीं पर गुजारी थी, और यहां से सामने हमारा प्यारा तिरंगा, 100 फुट ऊंचा तिरंगा जो दिखाई पड़ता है, वहां पहली बार नेताजी ने तिरंगे को फहराने का काम किया था। मित्रों, हम आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में मनाने का काम कर रहे हैं, और आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, और देशभक्ति की भावना के आधार पर ही वो नए भारत के निर्माण में लगे, महान भारत के निर्माण में लगे। और मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है कि हमारा भारत पूरी दुनिया में महान भारत बनकर अपना उचित स्थान प्राप्त करे, उस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े। इसलिए मैं 2 दिन से अंडमान हूं, कल सुबह तक हूं, दोपहर तक हूं। ये अंडमान निकोबार अपने आप में एक मायने में एक प्रकार का आजादी के आंदोलन का तीर्थ स्थान है। कल मैं सेल्यूलर जेल गया था, सैकड़ों स्वतंत्र सेनानी इतना कष्टमय जीवन यहां पर देश को आजाद कराने के लिए जिए। ऐसे ऐसे घरों से आए जो शायद आजादी की लड़ाई न लड़ते तो उनकी पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सुख, चैन, वैभव मां भारती के चरणों में बलिदान कर कर काला पानी की सजा यहां पर उन्होंने भोगी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, देश के हर युवा ने एक बार काला पानी की ये सजा भोगने वालों की यातनाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये सेल्यूलर जेल जो आजादी के लड़ने वालों के लिए एक महातीर्थ बना था, वीर सावरकर जहां 10 साल रहे, भाई परमानंद रहे, जहां सन्याल जी रहे, इस सेल्यूलर जेल को देश की युवा पीढ़ी अगर एक बार देखेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने
जिस आजादी में हम आजाद भारत में दम ले रहे हैं, ये स्थिति को लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। और मैं मानता हूं कि सेल्यूलर जेल के अंदर जाकर जब तक कोई आत्माओं के चित्रण का और साउंड एंड लाइट प्रोग्राम के अंदर उस वक्त की स्थिति का वर्णन नहीं देखता, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतनी घोर यातनाओं को सहन करने के बाद भी वो आजादी के लिए लड़ते रहे। पूरे परिवार तबाह हो गए, पूरे जीवन तबाह हो गए। किसी ने अपनी उज्जवल कैरियर को, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आजादी के लिए कूद पड़े। सन 57 में कितने राजे, महाराजे, सेनानी, जमींदार अंग्रेजों को खिलाफ लड़कर यहां पर ये द्वीपों पर अपना जीवन काटने के लिए आए थे। और आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हां, आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती है। यहां की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। मेरा देश भर के युवाओं को अनुरोध है कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर आइए और आजादी की लड़ाई के तीर्थ स्थल को यहां आकर जरूर देखिए। मित्रों, मोदी जी ने इसीलिए यहां तीन द्वीप का नाम शहीद, स्वराज और सुभाष ब्रिज रखा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके कि इन लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, अब देश आजाद हो गया है, उनके स्वप्नों के भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। नेताजी के स्वप्नों का भारत बनाना, वीर सावरकर के स्वप्न का भारत बनाना, ढेर सारे ज्ञात अज्ञात, नामी अनामी शहीदों के स्वप्नों का भारत बनाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है, हम लोगों पर। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, परंतु आजादी के लिए मरने का मौका तो हमसे छीना जा सकता है क्योंकि देश आजाद हो गया था, परंतु भारत के लिए जीने का मौका हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे जीवन को हम भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए और भारत के गौरव के लिए समर्पित करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। और यही है आजादी के अमृत महोत्सव का हमारा लक्ष्य। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और सुभाष बाबू का 125वां वर्ष भी चल रहा है। इसी पवित्र दिन पर, वर्ष में मैं आज यहां आया जहां 30 दिसंबर 1943 में सुभाष बाबू ने आजाद भारत की मुक्त हवा में सांस लेकर अपने तिरंगे को फहराया था। मित्रों, नेताजी को, उनके जीवन को जब भी देखते हैं तो हमें हमेशा महसूस होता है कि नेताजी के साथ अन्याय हुआ है। आजादी के आंदोलन के इतिहास का एक तेजस्वी तारा, ध्रुव तारा, आज जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे लगता है जितना महत्व नेताजी को मिलना चाहिए उतना महत्व शायद नेताजी को नहीं मिला है। सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को, उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया गया, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। जिनका योगदान था, जिनका बलिदान था, जिन्होंने जीवन न्यौछावर करे, उनको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, गौरवपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। और इसीलिए इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ।
आज हम जिस भारतीय संघ को गणराज्य को देख रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है 350 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार साहब 1-1.5 साल के कम अंतराल में न करते तो भारत का अस्तित्व होता क्या? अंग्रेज तो उनको जो करना था वो कर दिया था, सबको मुक्त कर दिया। आप यहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारी रियासतों को जोड़ने का काम और एक मजबूत भारत बनाने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दिखता दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। सुभाष बाबू और सरदार पटेल दो ऐसे व्यक्तित्व थे आजादी के आंदोलन के। उस वक्त जो हुआ वो हुआ। आज सुभाष बाबू को पूरा देश सम्मान के साथ याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इसीलिए जहां पर सुभाष बाबू ने ध्वज फहराया था, वहीं पर उसी तिथि पर 75 साल पूरे होने पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देशभक्ति की जागृति का ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। और ये द्वीप को भी हम आने वाले दिन में विकसित करने वाले हैं और विकसित कर कर यहां पर एक भव्य स्मारक सुभाष बाबू की स्मृति में बने, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। और मोदी जी ने सुभाष बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। और देश की सभी सरकारें और केंद्र सरकार आज पराक्रम दिन को मना रही है। एक ओजस्वी तेजस्वी विद्यार्थी जो आईसीएस बना, उस जमाने में आईसीएस बनने का मतलब था पूरे जीवन का ऐशो आराम सुनिश्चित कर देना, मगर सुभाष अलग उद्देश्य थे, पढ़ाई लिखाई करे थे। उन्होंने आईसीएस की एग्जाम अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं दी थी, आईसीएस की एग्जाम पास करने का काम उन्होंने अंग्रेजों को किस प्रकार से यहां कर मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाए इसके लिए किया था। और इसलिए जब आईसीएस की एग्जामिनेशन में टॉपर होने के बाद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं स्वीकारी, राजनीति में आए, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने, कांग्रेस की कार्यनीति में उनके मतभेद हुए, कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और आजादी का आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज मुंह की खा रहे थे, तब सुभाष बाबू ने दुनिया अचंभित हो जाए इस वक्त तरह से कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंद थे। कलकत्ता से एक ग्रेट एस्केप के नाम से जानने वाला एक यात्रा शुरू हुआ। कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, 7,275 किलोमीटर ये व्यक्ति गाड़ी से गया, इतनी ठंड में, जहां -43 डिग्री टेम्परेचर हो, ऐसी ठंड में ये आदमी कलकत्ता से बर्लिन तक गाड़ी पे। कितनी धगस होगी, कितनी धधक होगी, देश प्रेम की ज्वाला कितनी जोर से प्रदीप्त होगी और स्वराज प्राप्त करने का कितना उत्कृष्ट इच्छा होगी, तब जाकर ये मार्ग अंग्रेजों के पूरे राज को भेद कर बर्लिन तक पहुंचा था। पनडुब्बी से जर्मनी से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जापान और वहां से सिंगापुर, 27,000 किलोमीटर की यात्रा पनडुब्बी के अंदर करने वाला आदमी सुभाष बाबू थे।
देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी हिंद फौज की रचना करी, रेडियो स्टेशन बनाया और इसी द्वीप पर आजाद हिंद फौज के द्वारा स्थापित किए हुए स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा जापान ने कर इसको मान्यता दी थी। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं जिस शासन का सूर्य दुनिया में कभी डूबता नहीं था, वो अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष कर उन्होंने आजादी दिलाने का प्रयास किया। खैर, उस वक्त भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, हम आजाद नहीं हो पाए, मगर क्या हम सुभाष बाबू के वो प्रयासों को भुला सकते हैं? क्या सुभाष बाबू की ये देशभक्ति को हम दोयम स्तर का दर्जा दे सकते हैं? क्या उनके आजादी के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए? क्या उनके व्यक्तित्व से हजारों साल तक आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले इस प्रकार से उनकी स्मृति को संजोकर गौरवपूर्ण तरीके से सुभाष बाबू को देश और दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए? मैं मानता हूं समय आ गया है देश ने सुभाष बाबू को अपना उचित स्थान देने का, और मोदी जी ने जो फैसला दिया है उनके लिए सिक्का निकालने का, उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस करने का, उसी स्थान पर तिरंगा फैलाकर सुभाष बाबू की स्मृति को युगों तक संजोने का, इस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम देकर उनके कर्तृत्व को श्रद्धांजलि देने का आने वाले दिनों में भारत की कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को नहीं भुला सकेगी और न भुलाना दीजिए। जिस आदमी ने 35,000 किलोमीटर जमीन के ऊपर मोटर में, गाड़ी में और समंदर के अंदर सबमरीन में प्रवास किया, कुछ लोगों के तो जीवन टोटल 45,000 किलोमीटर का प्रवास नहीं करते हैं। इन्होंने एक 7 साल के कालखंड के अंदर ये प्रवास किया और देश को आजाद कराने का प्रयास किया। मैं मानता हूं हम सब के लिए वो युगों युगों तक प्रेरणा के स्रोत बनते रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर आज एक दूसरा महत्वपूर्ण काम आजादी के अमृत महोत्सव के दिन हो रहा है। मणिपुर का पूरे पूर्वोत्तर में अंग्रेजों को रोकने का बहुत बड़ा योगदान था। सन 57 की क्रांति में भी रहा और फिर 1896 में भी हुआ और मित्रों 91 में भी रहा। मणिपुर ने कभी शरण नहीं मानी थी, लड़ते रहे और मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिन्होंने अपना लिखित संविधान भी लागू कर दिया था। मणिपुर रहा तो अंग्रेजों के कब्जे में काफी लंबा समय, मगर हमेशा उनके दांत खट्टे करने वाली लड़ाई मणिपुर के स्वतंत्र सेनानियों ने ली थी। मणिपुर युद्ध के नायक युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल के फिदा में सार्वजनिक फांसी दे दी गई। अंग्रेज मानते होंगे कि हमने व्यक्ति को फांसी देकर आजादी के आंदोलन को कुचल दिया, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था, यहां पर लाया गया था और यहां एक टापू पर उनको रखने का काम किया था। वो द्वीप का नाम है, एक पहाड़ का नाम है माउंट हेरियट। आज हम उनकी स्मृति में माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर नाम देकर उनके योगदान का सम्मान करना चाहते हैं। मणिपुर सरकार एक अच्छा स्मारक भी यहां बनाना चाहती है। ये स्मारक भी देश भर के पर्यटकों को, देश भर के युवाओं को, देश भर की नई पीढ़ी को किस प्रकार से सीमित संसाधनों के साथ भी लड़ा जा सकता है और लड़ाई ऐसी लड़ना जिसमें हार भींत पर लिखी हुई दिखाई पड़ती थी, सुनिश्चित थी और यह भी तय था कि हारने के बाद कोई समाधान नहीं मिलने वाला है, या तो फांसी होगी या काला पानी होगी, मगर लड़े मरे बचे वो काला पानी में आकर जेल काटे। ये आजादी का जो जज्बा है उसने आज हमें आजाद हिंदुस्तान दिलाया है। आजाद हिंदुस्तान दिलाने वाले को, आजाद हिंदुस्तान के लिए प्रयास करने वाले को हम कभी भुला नहीं सकते। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश के लिए जो लड़ते थे इनका सम्मान करने का काम किया।
2014 में जब मोदी सरकार आई, सालों से हमारी सेना के तीनों विभाग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करती थी। कोई इसको पूरा नहीं करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक झटके में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करने का काम। और इसमें रुपये पैसे का सवाल नहीं है। इसमें जो देश की चिंता करता है उसकी चिंता देश की सरकार करे, इस प्रकार के संवेदना वाले भाव का सवाल है। तनख्वाहें नहीं होती। अपने जीवन के सबसे अच्छे साल देश की सीमाओं पर -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 43 डिग्री टेम्परेचर पर जो निकालते हैं, जो दरिया में रहते हैं, जो हवाओं में रहते हैं, उनके परिवारों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा घर का बेटा, मेरे घर का पति और बाप अगर देश के लिए करता है तो देश भी इसकी चिंता करता है। और ये भाव को मूर्त स्वरूप देने का काम नरेंद्र भाई ने किया था। मित्रों, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि सभी देशभक्तों का ये तीर्थ स्थान बने, दुनिया भर से, देश भर से लोग यहां पर आए, टूरिस्ट बनकर आए, आजादी की ये लड़ाई की जानकारी लेने के जिज्ञासु बनकर आए और यहां से प्रेरणा लेकर देश के लिए जीने का संकल्प लेकर जाए, तब यहां पर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अभी आपने लंबा लिस्ट देखा, जोशी जी और भी मुझे समझा रहे थे बहुत सारा, मगर एक बात मुझे कहना है कि एडमिरल जोशी के आने के बाद जो योजनाएं वो शुरू होती है वो समय पर पूरी होने की शुरुआत हो गई है और मुझे भरोसा है कि सारी योजनाएं समय पर पूरी होगी और अंडमान का विकास सुनिश्चित होने वाला है। आज यहां पर 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, उसका कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसका मूल्य 643 करोड़ है। अंडमान द्वीप के छोटे से क्षेत्र के अंदर 943 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के विकास के काम का आज मोदी सरकार शुरुआत कर रही है। या तो वो काम समाप्त हुए या तो इसके, और ये जो आज एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ, वो ब्रिज को भी हमने आजाद हिंद फौज ब्रिज नाम देने का निर्णय किया है मोदी जी ने। और मुझे आनंद है कि ब्रिज पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति नेताजी के 35 किलोमीटर के प्रवास, 35,000 किलोमीटर के प्रवास का, उनके साहस का, उनके पराक्रम को हमेशा श्रद्धांजलि देता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी प्रकार से ढेर सारे काम हुए, मैं कामों को रिपीट करना नहीं चाहता, आपने देखा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, एक महीने में यहां पर, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा जल, शुद्ध जल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को संभालना भी, इसकी जांच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हृदय रोग के सारे दर्दियों के लिए किया है, एक नई सुविधा करी है, एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पर हो पाएगी, पेसमेकर भी रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आयुष का अस्पताल भी बना है और 49 वेलनेस सेंटर कम हेल्थ सेंटर बना है, 49 वेलनेस सेंटर हेल्थ। सरकार में जो चीज जरूरी होती है वो ही बनती है, मगर आज 49 का आंकड़ा देखकर कल रात को मैं पढ़ रहा था और अभी उद्घाटन कर रहा था, मुझे विचार आया कि कितने सालों तक, 75 साल तक ये जरूरियात को पूरा नहीं किया गया था। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार इसकी चिंता कर कर इसको पूरा करने जा रही है। इसी तरह से घन और प्रवाही कचरे के निकाल के लिए भी ढेर सारी व्यवस्था की है। यहाँ पर कई प्रकार के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए, विद्युत के क्षेत्र में और प्रशासन इन जनरल
सामान्य प्रशासन के अंदर भी अच्छे मॉनिटरिंग सेंटर बनाने का काम भी हुआ है और ढेर सारी परियोजनाएं मिली हैं। मैं अभी बताना नहीं चाहता, मगर मैं फिर आऊँगा तब जरूर बताऊँगा। मैं आज एक एरियल सर्वे कर भी आया हूँ, मन में कुछ संकल्प लिए हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूप समाप्त होने के बाद जरूर घोषणा करेंगे। मगर मैं एक ही बात अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कहकर जाता हूँ कि ये आज़ादी के दीवानों का महातीर्थ है और अब युवा पीढ़ी के लिए ये तीर्थ स्थान बन जाए, इस प्रकार की सभी सुविधाएं, उत्कृष्ट सुविधाएं हम अंडमान निकोबार के अंदर करने के लिए निर्णय किया है, संकल्प किया है और इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मित्रों, आज विपरीत मौसम होने के बावजूद बारिश भी काफी तेज और जोर की हो रही थी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, सुभाष बाबू की कीर्ति को, सुभाष बाबू के पराक्रम को ये देश युगों युगों तक याद करे। इस प्रकार का यहाँ पर अंडमान निकोबार को उनका स्मारक बनाएंगे और यहाँ से घोषणा होगी कि हमारी आज़ादी को कोई छू नहीं सकता। ये आज़ादी लाखों करोड़ों बलिदानियों के बलिदान के आधार पर हमें मिली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और सुभाष बाबू के 125वें वर्ष के अंदर ये काम हुआ है, इसका मुझे आनंद है। फिर से एक बार सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को ये सारे विकास के जो काम हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद मान्यवर। अंत में मैं श्री संजय कुमार झा, सचिव जनजाति कल्याण विभाग से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.